हेलो गाइस। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे किसके बारे में, डीएसए के बारे में। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन जो बात करेंगे डीएसए के अंदर क्या क्या आता है। और पहले तो ये बात करते हैं कि डीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएसए का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम। ठीक है। तो ये होता है डीएसए का फुल फॉर्म। ठीक है। ये अपना नया चैप्टर है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, डीएसए के बारे में बात करेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर, इसके दो पार्ट हो गए एक तरीके से देखें तो। एक तो है डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा पार्ट हो गया एल्गोरिथम। ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर जो पार्ट होगा, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स होंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि स्टैक होएगा, ठीक है, जैसे कि क्यू एक प्रकार का क्या है डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक है, ठीक है, जैसे कि क्या है एरे है, ये भी एक प्रकार का क्या है डाटा स्ट्रक्चर है। ऐसे कैसे लिंक्ड लिस्ट है, क्या है लिंक्ड लिस्ट। ऐसे कैसे क्या होगा ट्री, ट्री के अंदर भी अलग अलग अपन ट्री की बात करेंगे, जैसे कि बाइनरी ट्री हो गया, बैलेंस ट्री हो गया। ठीक है। तो ये सारे प्रकार के जो डाटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो अपन इसके दो पार्ट हो गए, डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसके अंदर अपन एक तो डाटा स्ट्रक्चर्स के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा स्टैक क्यू ये सारे पढ़ेंगे। और दूसरा होगा एल्गोरिथम। ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, एल्गोरिथम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एल्गोरिथम है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, और एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जिसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। तो उसके बारे में अपन इसके अंदर बात करेंगे। तो अपने सबसे पहले पार्ट के अंदर बात करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट के बारे में बात करेंगे, एल्गोरिथम। ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम पार्ट, ये एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम होता है कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। तो किसी भी प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है। तो अपन जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम हो गई, एग्जांपल में देखें तो स्वेपिंग टू नंबर, क्या हो गया स्वेपिंग टू नंबर। तो दो नंबर का स्वेपिंग करेंगे, ये भी एक प्रकार का क्या है प्रॉब्लम है। ठीक है। अब जो इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होएगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, स्वेपिंग के लिए तीन वेरिएबल ले लेंगे, ए बी और सी। अगर मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसको स्वेप करना है। क्या करना है, स्वेप करना है। ठीक है। तो इसको स्वेप करना होगा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर करा देंगे, ठीक है, ए के अंदर किसकी वैल्यू स्टार्ट करा देंगे, बी के वैल्यू अंदर स्टोर करा देंगे, ठीक है। और जो बी है उसके अंदर सबसे पहले तो सी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर कर देंगे, क्या कर देंगे, सी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होएगा, सी होएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन ए के अंदर बी की वैल्यू कर देंगे, यानी कि वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, बी के अंदर सी कितने 20, सो 10। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, स्वेपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेपिंग। तो ये जो इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे कि अपन किसी के फैक्टोरियल के लिए जो फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, अगर फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, नेचुरल नंबर का, तो ये भी क्या प्रॉब्लम, इसका जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो स्टेप बाय सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। अब एल्गोरिथम के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अपन अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कोई भी जो उसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो उसका क्या होगा, बेस्ट एल्गोरिथम होगा। ठीक है। अब एल्गोरिथम लिखते समय अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी बातें, ठीक है, जिनका अपने को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो एल्गोरिथम लिखते समय कुछ बातों का कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका अपने को क्या है, एल्गोरिथम लिखते समय ध्यान रखना है। ठीक है। तो एल्गोरिथम में, ठीक है, वो एल्गोरिथम है वो कैसा होना चाहिए, वो एक तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि अपने एक एल्गोरिथम लिखा, ठीक है, जैसे कि अपने मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि सम का हो गया, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया, और भी जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं। अब उसके लिए अपन एक तो कैलकुलेटर होता है, ठीक है, उसके अंदर भी अपन उसको क्या करते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। और एक स्मार्टफोन है, उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये जो एल्गोरिथम होंगे इसके लिए, ठीक है, वो
के लिए जो एल्गोरिथम होंगे वो कैलकुलेटर में भी सेम होंगे और क्या होंगे स्मार्टफोन में भी क्या होंगे सेम होंगे। तो वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो एल्गोरिथम का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। उसको अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग हार्डवेयर पर क्या किया जा सकता है चलाया या रन किया जा सकता है। मतलब वो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब जो अपना एल्गोरिथम है उसको लिखने के लिए अपने को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि अपने को एल्गोरिथम लिखने के लिए अपने को तो उसको क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है। अब वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अपन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है। तो एल्गोरिथम को लिखने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। तो अपन बात करें ठीक है जैसे कि अपन ने बताया था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। इसका जो एल्गोरिथम अपने लिखा है वो एल्गोरिथम के लिए अपने को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब इस एल्गोरिथम को अपन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सी में भी लिख सकते हैं प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं जावा में भी लिख सकते हैं पाइथन में भी लिख सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस एल्गोरिथम को लिखा जा सकता है। लेकिन जो अपने एल्गोरिथम लिखा है उसके लिए अपने को इन सब लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या अपने को क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की जरूरत है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। ठीक है। और ये क्या होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्या होता है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और क्या है तो एल्गोरिथम लिखने पर एल्गोरिथम है वो किस पर लिखा जाता है डिजाइन टाइम पर। किस पर डिजाइन डिजाइन टाइम पर एल्गोरिथम लिखा जाता है। तो बात करें तो एल्गोरिथम है ठीक है। तो एल्गोरिथम अपने को इस हिसाब से बनाना है कि उसके अंदर जब उसका प्रोसेसिंग हो तो उसके अंदर टाइम हो वो क्या हो टाइम कम कंज्यूम हो और स्पेस है वो भी क्या हो कम कंज्यूम हो। तो एल्गोरिथम क्या है उस हिसाब से लिखना चाहना चाहिए। मतलब कि डिजाइन टाइम पर एल्गोरिथम लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है डिजाइन टाइम पर एल्गोरिथम लिखा जाता है। ठीक है। अब बात करें जैसे कि अपन ने एसडीएलसी जिसके अंदर अपन ने बात की थी। एसडीएलसी क्या था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। जो कि अपन ने किसके अंदर बात की थी सिस्टम एसएडी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर अपन ने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर अपन ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बात की थी जिसके अंदर अपन ने 4 स्टेप बताए थे। ठीक है। डिजाइन प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन और क्या लिखा था इम्प्लीमेंटेशन। तो इस जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अपने डेवलपमेंट में जो लाइफ साइकिल था उसके अंदर जो डिजाइन फेज था उस डिजाइन फेज के अंदर क्या लिखा जाता है एल्गोरिथम लिखा जाता है। तो अपन जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर जो डिजाइन टाइम होता है कौन सा टाइम इस जो लाइफ साइकिल है उसका जो डिजाइन टाइम है डिजाइन टाइम पर क्या लिखा जाता है एल्गोरिथम को लिखा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि एल्गोरिथम है वो एसडीएलसी के कौन से स्टेप्स के अंदर लिखा जाता है या कौन से टाइम पर लिखा जाता है तो वो डिजाइन टाइम पर लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है डिजाइन टाइम पर। ठीक है। तो ये पे अपना को क्या रखना है ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एल्गोरिथम की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम एल्गोरिथम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। उससे पहले अपन बात करते हैं अपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। तो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और उसके समय इसको लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। और साथ में ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है इसकी जरूरत नहीं होती है। और ये कहाँ पर लिखा जाता है डिजाइन टाइम पर लिखा जाता है। मतलब कि जो एसडीएलसी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। इसके अंदर प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन तो उसके अंदर जो डिजाइन टाइम होता है उसमें एल्गोरिथम को लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है एल्गोरिथम की। तो बात करें इनपुट एंड आउटपुट। अब देखो एक एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम में मिनिमम इनपुट कितना हो सकता है। तो एल्गोरिथम में अपना जो मिनिमम इनपुट है वो क्या जीरो हो सकता है। कितना होता सकता है तो उसका जो मिनिमम इनपुट होगा एल्गोरिथम का। ठीक है। वो क्या हो सकता है जीरो हो सकता है। ठीक है। और जो मैक्सिमम जो आउटपुट होगा वो कितना हो सकता है एन तक हो सकता है। मैक्सिमम एन आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अपन ने लिखा था ठीक है एल्गोरिथम तो उस एल्गोरिथम में जो इनपुट है वो इनपुट कितना हो सकते हैं मिनिमम जो इनपुट हो सकते हैं वो कितने जीरो हो सकते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम कितने इनपुट हो सकते हैं तो मैक्सिमम जो इनपुट हो सकते हैं एन। मतलब कि अपन ने कोई एल्गोरिथम लिखा है उसके अंदर वेरिएबल्स ए बी सी ऐसे करके। तो इसके अंदर जो अपन ने इनपुट दिया है वो इनपुट या तो अपन ने कोई इनपुट दिया ही नहीं
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, एल्गोरिथम ऐसा भी बनाया जा सकता है जिसपे अपने कोई इनपुट दिए ही नहीं, या फिर उसके अंदर अपने n इनपुट दे दिए। कितने इनपुट दे दिए टोटल, कितने भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गई कि एल्गोरिथम होता है उसके अंदर जो इनपुट होता है वो मिनिमम कितना होता है 0, और मैक्सिमम इनपुट कितना होता है, तो मैक्सिमम इनपुट अपन n ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं, मैक्सिमम इनपुट कितने ले सकते हैं एल्गोरिथम में, n ले सकते हैं, जितने अपने को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंड आउटपुट के लिए। तो एल्गोरिथम होता है, उस एल्गोरिथम में मिनिमम एक आउटपुट होना चाहिए, वरना फिर एल्गोरिथम किस काम का। अगर कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस एल्गोरिथम में मिनिमम आउटपुट एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। कोई भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसमें कम से कम मिनिमम एक तो आउटपुट होना ही चाहिए, फिर वरना वो एल्गोरिथम किस काम का जिससे अपने को कोई आउटपुट नहीं मिले। तो अपन इनपुट है, वो इनपुट तो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और n तक भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट होएगा वो अपना क्या होना चाहिए, मिनिमम तो एक होना ही चाहिए। फिर वो भले ही कितने भी आउटपुट मिले, लेकिन 0 अगर आउटपुट मिल रहा है उसका, तो वो एल्गोरिथम ही नहीं है। अगर किसी अगर किसी एल्गोरिथम का आउटपुट आउटपुट क्या है, 0 है, तो मतलब वो एल्गोरिथम किसी काम का नहीं है, मतलब कि वो एल्गोरिथम ही नहीं है। तो एल्गोरिथम होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कि उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम आउटपुट एक होना चाहिए। मैक्सिमम भले कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम आउटपुट कितने भी हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम आउटपुट होगा वो कितना होना चाहिए, एक होना ही चाहिए। इट्स टू बी मस्ट, ठीक है। उसके बाद में अपन तीसरी बात करते हैं एल्गोरिथम की, ठीक है। तो एल्गोरिथम के अंदर फाइनाइटनेस होनी चाहिए। फाइनाइटनेस मतलब क्या हो गया, कोई भी जो अपन एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो एक क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड मतलब फाइनाइट नंबर में होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं हो उसके स्टेप्स एक लूप के अंदर चल रहे हैं और इनफाइनाइट टाइम तक चल रहे हैं। तो को एल्गोरिथम की टोटल स्टेप एल्गोरिथम की टोटल स्टेप्स फाइनाइट नंबर यानी कि निश्चित नंबर में होनी चाहिए। अपन को एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो फाइनाइट स्टेप्स के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि अपन उसका स्टेप्स लिखते जा रहे हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एल्गोरिथम है उसकी जो टोटल स्टेप्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर में होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें तो एल्गोरिथम के और क्या है, इफेक्टिवनेस। क्या है इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, अपन ने कोई जैसे कि स्वैपिंग नंबर के लिए अपन ने लिखा, अब क्या था, अपन ने इनपुट दिया तो उसका आउटपुट अपने को जो रिक्वायर्ड आउटपुट था जिसके लिए अपन ने एल्गोरिथम लिखा था, डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है, उसके लिए वो आउटपुट नहीं आया। तो उसका मतलब क्या है, वो एल्गोरिथम अपना इफेक्टिव नहीं है। तो अपने को एल्गोरिथम में वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि एल्गोरिथम को जिस आउटपुट के लिए जा रहा है लिखा जा रहा है वही डिजायर्ड आउटपुट वही डिजायर्ड आउटपुट ही आना चाहिए। अब वो जो अपना डिजायर्ड आउटपुट है जो अपने को चाहिए वही क्या है, आना चाहिए, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम में उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बात करें तो इनपुट है, वो इनपुट क्या हो सकता है, मिनिमम इनपुट 0 हो सकता है, मैक्सिमम कितने भी इनपुट अपन दे सकते हैं एल्गोरिथम को। लेकिन जो उसका आउटपुट है वो आउटपुट मिनिमम आउटपुट एक तो होना ही चाहिए, उसका मिनिमम आउटपुट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम आउटपुट कितने भी हो सकते हैं। और क्या होना चाहिए, एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम फाइनाइटनेस होना चाहिए, मतलब एल्गोरिथम की जो टोटल स्टेप्स है वो फाइनाइट नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। और एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि एल्गोरिथम से अपने को जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो अपने को आउटपुट आ जाना चाहिए, ठीक है। और क्या है, फिफ्थ है डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस का मतलब क्या है, कि अपने को एल्गोरिथम लिखते समय अपने ने क्या क्या एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख दिए। अगर अपन उस स्टेप्स को हटा दें, मतलब कि रिडंडेंट कर दें, तब भी अपने एल्गोरिथम का क्या रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो अपने अननेसेसरी लिखा है उसको अपने को एल्गोरिथम में नहीं लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपना एल्गोरिथम में क्या होता है, टाइम और स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो अपने को फाइनाइट स्टेप्स के अंदर और कम स्टेप्स के अंदर उसको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। तो एल्गोरिथम को लिखते समय एल्गोरिथम को लिखते समय उन्हीं स्टेप्स को उन्हीं स्टेप्स को लिखना चाहिए उन्हीं स्टेप्स को लिखना चाहिए जिनकी आवश्यकता होती है जिनकी आवश्यकता होती है। मतलब कि क्या है, अब जो स्टेप्स आवश्यक नहीं है, ये जो अननेसेसरी है, उनको नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो जो स्टेप
आवश्यक नहीं है या फिर अननेसेसरी है, कैसे अननेसेसरी अननेसेसरी है, उनको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने बात किया कि एल्गोरिथम है, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, डिफाइनाइटनेस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, एल्गोरिथम है उसके अंदर जो अपन स्टेप्स है जिनको लिखना की जरूरत है उसको ही लिखना चाहिए, उस जिसकी आवश्यकता उसी को लिखना चाहिए, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको तो लिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब अपन एक एल्गोरिथम की अपन ने बात किया कि अपन एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होएगा। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, उस एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अपन कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर अपन क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप से उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बनते हैं, जिससे उसके अलग अलग एल्गोरिथम बन जाते हैं। ठीक है, तो वो उसमें से कौन सा उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम का। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एल्गोरिथम का एनालिसिस किया जाता है। तो अपन बात करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एनालिसिस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का एनालिसिस अपन के अंदर एक टर्म पढ़ते हैं जिसके वो बोलते हैं अपन टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि एक एल्गोरिथम है उसको रन करने में कितना समय लग रहा है। एक एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम को रन करने में कितना समय लग रहा है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जो टाइम है वो टाइम हार्डवेयर पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, अगर मान लो एक सेम ही एल्गोरिथम है, अब उसको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर रन कराया जाए, एक जिसके अंदर प्रोसेसर अच्छा हो। ठीक है, जैसे अपने पास मोबाइल अलग अलग टेक्नोलॉजी के मतलब अलग अलग अमाउंट के मोबाइल आते हैं, एक मोबाइल 5,000 का, एक 10,000 का, एक 25,000 का, एक 30,000 का है। अब जो इंस्टाग्राम है, इसका इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम सबके लिए क्या है, सेम है सारे मोबाइल्स पे। ठीक है, तो ऐसे कैसे जो भी उसके अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी उसके अंदर इनिशियल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड के वर्जन, ठीक है, वो भी क्या है, सेम ही है। तो लेकिन इसके अंदर किसी के अंदर क्या होगा, फास्ट रन होगा क्योंकि किसी का रैम क्या है, ज़्यादा है, किसी का प्रोसेसर अच्छा है, किसी के अंदर थोड़ा क्या होगा, स्लो रन होगा क्योंकि उसका क्या है, रैम भी कम है, ये प्रोसेसर क्या है, थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन उसकी बात तो नहीं करेंगे कि कौन सा प्रोसेसर यूज करें या फिर कौन सा किसके अंदर रैम ज़्यादा है। उसके अंदर अपन ये देखेंगे कि जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को रन करने के लिए कितना समय लग रहा है। ठीक है, ना कि तो मतलब ये अपन ये कहेंगे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें एल्गोरिथम को रन करने के लिए कितने स्टेप्स और समय लग रहा है। ठीक है, तो वो अपने क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, और सेकंड अपन बात करते हैं क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये क्या होता है, तो ये होता है कि जो एल्गोरिथम है को मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है उसको कौन शो करता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक एल्गोरिथम को मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है उसको बताता है। ठीक है, और थर्ड अपन बात करें तो पावर कंजप्शन। कोई एल्गोरिथम है, ठीक है, अब उसको अपन रन कर रहे हैं तो उसके अंदर कितना पावर कंजप्शन हो रहा है। जैसे कि अपन बात करें, ठीक है, तो आजकल जो मोबाइल्स आते हैं उसके अंदर एल्गोरिथम इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वो क्या है, कम से कम पावर को क्या करे, कंज्यूम करे रन करने के लिए। ठीक है, और जो कि लैपटॉप्स आते हैं, पीसी, कंप्यूटर, पर्सनल, उसमें भी क्या होता है, आजकल एल्गोरिथम उस हिसाब से बनाए जाते हैं जिससे क्या हो, पावर कंजम्पशन क्या हो, कम हो। ठीक है, और क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर्स। अब अपन एल्गोरिथम को उस हिसाब से बनाना है ताकि वो सीपीयू कम सीपीयू रजिस्टर्स में भी क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, जिससे क्या होएगा, उसकी स्पीड, रनिंग स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, साथ में सीपीयू भी क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और प्रोसेस को करने के लिए तो सीपीयू रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर्स कम से कम काम में लिया जाए। और क्या है, तो और होता है नेटवर्क कंजम्पशन। एल्गोरिथम को रन करने के लिए कौन सा नेटवर्क का कंजम्पशन किया जा रहा है। तो अपन बात करें, ठीक है, तो एनालिसिस कैसे कर रहे हैं एल्गोरिथम का। ठीक है, तो अपन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में अपन देखेंगे एल्गोरिथम के जो जितने भी अपन एल्गोरिथम देखेंगे उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, साथ में उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे,
फिर उसका पावर कंजम्पशन कितना कंज्यूम हो रहा है, सीपीयू रजिस्टर कितना यूज कर रहा है, नेटवर्क कंजम्पशन कितना है। इन सब से अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा अपना एल्गोरिथम क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, कौन सा जो एल्गोरिथम के अंदर कौन सा सॉल्यूशन क्या है सबसे बेस्ट है और कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो वो अपन बात करते हैं। तो उसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जो एल्गोरिथम एनालिसिस है इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बात करें तो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है उसको रन होने पर जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। तो एक प्रोग्राम को एक प्रोग्राम को रन होने होने में एक प्रोग्राम को रन होने में जितना जितना समय लेता है ये लगता है वो क्या कहलाता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता कहलाता है। अब इसकी बात करें, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर तो अपन अलग अलग की बात करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शन के लिए क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, तो अपन बात करें अलग अलग फंक्शंस के लिए, ठीक है, क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो टाइम फंक्शंस इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन सबसे पहले बात करते हैं किसका, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, वन होती है। क्या होती है, वन होती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, वन होती है। फिर अपन बात करें लीनियर, उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, एन होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें लोगरिथम। लोगरिथम ये फंक्शंस है, ठीक है, अगर लोगरिथम फंक्शन होगा तो उसकी टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, log n होगी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी। क्यूब हो, अगर फंक्शन क्यूब के रूप में हो तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, एन क्यूब। या फिर जो एक्सपोनेंशियल, क्या हो, एक्सपोनेंशियल हो तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टू की पावर एन, थ्री की पावर एन और एन की पावर एन। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसके एक एग्जांपल जैसे कि मैं बता देता हूँ इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन जैसे कि मान लेते हैं एक एरे है, क्या एरे। अब उस एरे के अंदर मान लो कितने एलिमेंट है, पांच एलिमेंट है, कितने, पांच। ठीक है, जैसे कि 2 3 6 8 9। अगर मेरे को एरे के अंदर सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो बताने को बोले कोई भी, तो अपन तो बता सकते हैं वन टाइम पर, तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो कांस्टेंट के रूप में आ जाएगी। ठीक है, और अगर मेरे को पूछा जाए कि 8 नंबर पर कौन सा है, तो उसके लिए चेक करने के लिए मैं 8th है वो कौन सी पोजीशन पर है, इसको चेक करने के लिए अपने को, या फिर ठीक है 8 जो एरे के अंदर कहाँ पर है, वो अपन उसको लिए क्या करेंगे, एक एक को सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अपन लॉगरिथमिक की बात करें। ठीक है, तो मैंने अब जैसे कि ये एरे है, ठीक है, और ये एरे एक सॉर्टेड एरे है। कैसा एरे, सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब क्या है, उसकी सॉर्टिंग की गई है। क्या की गई, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो अपने मान लो कि जो एरे है उसके एलिमेंट्स को घटते क्रम में सॉर्ट किया है, जैसे कि एलिमेंट मान लो 2 8 7 6 10, 1 2 3 4 5 6 7, 3 5, ये हो गया 6, 6 हो गया, पहले से यूज कर लिया। अपन इसको बात कर लेते हैं 3 और 4। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है। अब इसको पहले क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करते हैं तो इसके अंदर बढ़ते क्रम में सॉर्ट करें तो 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा 6 7 8 और 10। फिर इसको क्या करेंगे, एरे के अंदर सजा देंगे 2 3 4 6 7 8 और 10। अब अपने को इसके अंदर क्या है, एरे के अंदर फाइंड आउट करना हो, मान लो कि फोर्थ नंबर है वो कौन सी पोजीशन पर है, फोर्थ ये जो नंबर है ये कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक तो अपन ने बताया था जैसे कि अपन क्या कर रहे थे, इसको एक एक करके चेक कर रहे थे यहाँ पर। तो एक ही करके चेक कर रहे थे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि जो टाइम लग रहा था वो कितना, जितने एलिमेंट होंगे, मान लो अगर n एलिमेंट है तो इसके लिए टाइम भी कितना लगेगा, n लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर अपन ने क्या किया कि इस एरे के अंदर अपन ने क्या किया, एक तो फर्स्ट एलिमेंट को चेक किया और एक लास्ट एलिमेंट को चेक किया कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 4 है या नहीं।
वो बराबर है कि नहीं है 4 के बराबर, तो 2 है वो 4 के बराबर नहीं है, ऐसे 10 भी 4 के बराबर नहीं है, तो इसका अपन ने क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए बराबर, तो 2 बराबर टुकड़े किए, एक तो ये हो गए और एक क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर इसको कंपैरिजन किससे किया, 4 को 6 से कंपैरिजन किया, तो 4 को 6 से कंपैरिजन किया तो पता चला कि जो 4 है वो क्या 6 से छोटा है, तो अपन ने इस हिस्से को छोड़ ही दिया, इसमें अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अपना कौन सा हिस्सा बचा, ये बचा। फिर अपन ने इस हिस्सों को चेक किया, तो 2 3 और 4, ठीक है। तो 2 3 4 को जब अपन ने इसको चेक किया, ठीक है, तो 2 3 4 में फिर वापस फर्स्ट वाले को देखेंगे, फिर लास्ट वाले को देखेंगे, ठीक है, कि 4 है कि नहीं, तो 4 है तो 4 मिल जाएगा। तो इसको अपन जो डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन इसको डिवीजन कैसे कर रहे हैं पता है, जैसे कि अगर मान लो ऐसे 16 होते हैं, तो 16 को अपन किस में डिवाइड करते हैं, 8 8 के ग्रुप में ऐसे, फिर 8 8 को किस में डिवाइड करते हैं, 4 4 में, फिर 4 को किस में डिवाइड करते हैं, 2 में, फिर किस में करते हैं, जैसे फाइनल एक। तो अपने को कोई भी जो होगा फाइनल जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वापिस जब अपना एक बॉक्स बचेगा उसमें अपने को क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मुश्किल से मुश्किल कितने में आंसर मिल सकता है, वो उसमें मिल सकता है, तो उसको अपन किस में लिख सकते हैं, लोग के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लोग के रूप में। जैसे कैसे, तो मैंने कहा कि या तो अगर 2 एलिमेंट होते हैं तो एक स्टेप में मिल जाते हैं, अगर 3 एलिमेंट होते हैं, सॉरी 4 एलिमेंट होते हैं तो कितने स्टेप लगते हैं, ठीक है, तो 2 स्टेप में मिल जाते हैं, क्योंकि अपन इसके अंदर चेक करते हैं फिर इसको 2 डिवीजन कर लेते हैं, तो एक डिवीजन को तो छोड़ ही देते हैं, तो इसमें मिल ही जाता। फिर अगर मान लो 8 होते हैं तो अपने को कितने में मिलते हैं, तो अपने को 3 स्टेप में मिलते हैं, क्योंकि पहले 8 के टुकड़े करते हैं 4 4 के, ठीक है, फिर एक भाग को छोड़ देते हैं, फिर इसको वापस 2 टुकड़े करते हैं, फिर एक भाग को छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, लास्ट में एक टुकड़ा बचता, वही अपना क्या हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता। ऐसे 2 की पावर फिर 4। तो अपने ये जो कर रहे हैं, ये अपन किस फॉर्मेट लिख में इसको आंसर लिख सकते हैं, तो इसको लोग के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में लिखते हैं, लोग के रूप में, ठीक है। तो ये अपना कौन सा फंक्शन है, लोग, तो ये रहा, ठीक है। तो लोगरिथमिक में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, log n, ऐसे क्वाड्रेटिक में होगी वो n स्क्वायर, क्यूब में होगी n क्यूब, एक्सपोनेंशियल में होगी 2 की पावर n, 3 की पावर n और n की पावर n। तो अपन अब बात करें कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर कंपैरिजन करें तो किसमें टाइम, किस फंक्शन में टाइम ज्यादा लगता है और किस फंक्शन में टाइम कम लगता है, तो फंक्शन टाइम फंक्शन का कंपैरिजन, टाइम फंक्शन कंपैरिजन, ठीक है। तो सबसे, अगर सबसे कम टाइम लगता है वो किस में लगता है, तो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, एक हो, ये सबसे क्या है, सबसे कम टाइम। फिर बात करें तो log n, फिर टाइम जो कम होता है वो log n में लगता है, फिर लीनियर में लगता है, फिर किस में लगता है, क्वाड्रेटिक में, फिर किस में लगता है, क्यूब वाले फंक्शन में, फिर ऐसे n की पावर 4 फंक्शन में, n की पावर 5 फंक्शन में, और एंड सो ऑन। अपन बात करते हैं जो अपन ने लास्ट में बात की थी एक्सपोनेंशियल में, तो जो सबसे ज्यादा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कौन से फंक्शन की होती है, एक्सपोनेंशियल की। सबसे ज्यादा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कौन से फंक्शन की होती है, वो होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सबसे हाई होती है, ठीक है। उसके बाद में किसकी हो गई, उसके बाद में 4 क्यूब, क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर, फिर क्या आ जाएगा लीनियर, फिर क्या आ जाएगा लोगरिथमिक, फिर क्या आ जाएगा 1। इसकी सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे अपन इवोल्यूशन करते हैं किसका, टाइम और जो स्पेस है, ठीक है, इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसका इवोल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपना रूल्स है, ओनली फोकस ऑन बिग डेटा, ठीक है। जैसे कि अगर अपनी टर्म्स ऐसी आती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, तो इसके अंदर जो बिगेस्ट टर्म्स होगी, ठीक है, वही अपनी क्या होगी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। क्योंकि अपन जब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन को जब रन करते हैं तो टाइम और जो स्पेस की बात करते हैं, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन और जो स्पेस होता है, अब अभी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बिलियंस नंबर्स पर सेकंड होता है। जो अपन बात करते हैं जो इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर वो बिलियंस नंबर्स के अंदर होती है पर सेकंड के अंदर। तो अपन जो इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो टाइम्स, वो टाइम्स को जो कॉम्प्लेक्सिटी
मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो अपना बिग डेटा होता है उसके कंपैरिजन में जो स्मॉल डेटा होता है ये क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो इसको अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या जिस पर कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या करते हैं अपन, जो अपना बिग डेटा होता है उसके ऊपर फोकस करके अपन क्या करते हैं, उससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स होती है, क्या होती है, कांस्टेंट टर्म्स, उसकी जो टाइम उसकी जो टाइम और स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो दोनों क्या होती है, हमेशा वन होती है। क्या होती है, वन। इस मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, जो अपनी जो टाइम और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट्स के लिए, किसके लिए, कांस्टेंट्स के लिए हमेशा क्या होती है, वन होती है। अब ये ओ क्या है, तो उसको बोलते हैं बिग ओ। क्या बोलते हैं, बिग ओ। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्सिटी का नोटेशन है। क्या है, नोटेशन। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये नोटेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अपनी अ, जो टाइम और स्पेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किसके लिए, कॉन्स्टेंट्स के लिए, किसके लिए, कॉन्स्टेंट्स के लिए, वो में से क्या होती है, वन होती है। जैसे कि अगर मान लो कोई स्टेप्स है, ठीक है, उसके अंदर 2 + 5 + 8 ऐसे स्टेप्स करके आ रहे हैं, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी स्पेस और टाइम की, क्या होगी, स्पेस और टाइम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग। इसको क्या बोलते हैं, बिग ओ, ठीक है। ये क्या होगी, वन होगी। क्या होगी, वन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थर्ड, कि अगर टर्म्स के साथ में जो कॉन्स्टेंट्स आ जाए, जैसे कि n+1 या फिर 2n+1, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो अपन बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या होगी, तो इसके अंदर सबसे पहले तो इस कांस्टेंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्या बचेगा, 2n। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को भी रिमूव कर देंगे और क्या बचेगा, n। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, कॉम्प्लेक्सिटी इस टर्म की, वो क्या आएगी, बिग ओ वन, यानी कि इसको बोल सकते हैं ओ वन, ठीक है, सॉरी ओ एन, क्योंकि यहाँ पर टर्म क्या एन है, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन आएगी, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि अपन बात करें कि एडिशन ऑफ 2 नंबर, इस एल्गोरिथम की बात करें, इसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। तो अपन इसमें फंक्शन लिखते हैं मेन, ऐसे इंट ए बी और सी वेरिएबल लिखते हैं, फिर स्कैन एफ में ए और बी को स्कैन कराते हैं, फिर एक सी टर्म लेके आते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, फिर प्रिंट एफ करते हैं, क्या, सी। और फिर क्या करते हैं, जी ई टी सी एच, गेट सी एच, यानी कि स्क्रीन को क्या करते हैं, क्लियर कर, स्क्रीन पर क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने जो एल्गोरिथम लिखा है, ठीक है, ये जो कोड लिखा है, इस कोड के अंदर ये पहला एक स्टेप हो गया, ठीक है। फिर क्या करेगा, दूसरा स्टेप ये रन होगा, फिर तीसरा स्टेप क्या रन होगा, ये चौथा स्टेप क्या रन होगा, ये पांचवा स्टेप क्या होगा, ये रन होगा, छठा स्टेप क्या होगा, ये रन होगा। तो टोटल कितने स्टेप हो गए, टोटल 6 स्टेप हो गए। कितने हो गए, 6 स्टेप। अब 6 स्टेप ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अपन ने बताया था कि अगर अगर जो अपना अपना जो कंपाइलर है, ठीक है, या फिर जो सिस्टम है, वो जो भी कोड है उसको रन करने में जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ओ वन होगी। क्या होगी, बिग ओ वन। और ऐसे कैसे अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, ए बी और सी, तो 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। और तीनों क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, मतलब या क्या कर रहे हैं, टेकन कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या है, वन होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेमोरी, ठीक है, वो भी क्या होगी, बिग ओ वन होगी। क्या होगी, बिग ओ वन। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट होता है उसके लिए जो टाइम और जो स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, वन होती है। जैसे कि अगर अपन नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें, जैसे कि स्वेप 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये कोई एल्गोरिथम है, ठीक है, कि थर्ड वेरिएबल के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, स्वेपिंग कर रहे हैं 2 नंबर्स का, ठीक है। जैसे कि अपन इसका लिखा मेन, ठीक है, फिर क्या किया, इंट ए बी और सी, 3 वेरिएबल लिखे, ठीक है। और फिर ए की वैल्यू अपने दे दी 10, बी की वैल्यू क्या दे दी 20। फिर अपने सी एक तीसरा वेरिएबल है जिसके अंदर सी के अंदर ए को क्या किया, असाइन किया, ठीक है। फिर ए को बी है उसको किसके अंदर, ए के अंदर असाइन किया, ये स्टोर किया, ये सी को बी के अंदर स्टोर किया। तो क्या हुआ कि सी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर हुई, फिर ए के अंदर बी की वैल्यू को स्टोर किया और सी के अंदर बी की वैल्यू को स्टोर किया। और फिर क्या किया, प्रिंट एफ ए और बी, फिर गेट सी एच और ए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर, फिफ्थ, और ये 6, 7 और 8।
तो टोटल स्टेप्स कितना है 8, और 8 क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो बिग ओ होएगा, मतलब जो नोटेशन होएगा ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी का, बिग ओ ये क्या होएगा 1 होएगा, क्योंकि अपन ने बताया कांस्टेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ पर जो टाइम एंड स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस एल्गोरिथम के लिए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यानी कि बिग ओ ये क्या होगी 1 होगी, क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ठीक है, वो लूप स्टेटमेंट के लिए कैसे निकालते हैं। तो टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लूप स्टेटमेंट, जो लूप स्टेटमेंट होते हैं उसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिख देते हैं ठीक है, जैसे कि मैन, ठीक है, फिर उसके बाद में इंट ए ऑफ एन एरे, ठीक है, एरे एन का बनाना है जिसके स्कैन एफ, फिर एन को स्कैन करेंगे, फिर क्या करेंगे फॉर लूप जिसमें क्या करेंगे आई है, उस आई की अपन क्या करेंगे वैल्यू 0 से आई ऑफ लेस देन इक्वल एन तक, और फिर क्या करेंगे आई प्लस प्लस, यानी आई का जो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या है कि अपन क्या करेंगे उसको प्रिंट अप कर देंगे ए ऑफ एरे जो एलिमेंट होगा आई का, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे उसको क्लोज कर देंगे, और फिर जी ई सी टी एच गेट, और फिर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर तो अपन क्या है कौन कौन से स्टेप्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो ये इसको एक परफॉर्म करेंगे, एक बार इसको करेंगे, फिर एक बार इसको भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे जो अपना ये है फॉर लूप वाला, ठीक है, तो इसको अपन कितनी बार परफॉर्म करेंगे, तो एक तो आई बराबर 0 के लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और साथ में जब आई लेस देन इक्वल एन होगा तब तक इसको परफॉर्म करते जाएंगे, मतलब कि एन बार और परफॉर्म करेंगे। तो इस जो फॉर लूप है अपन इसको कितनी बार परफॉर्म करेंगे 1 प्लस एन के तक परफॉर्म करेंगे। और जो प्रिंट टाइप है इसको अपन कितनी बार परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है तो अपन इसको भी एन बार प्रिंट करेंगे, कितनी बार प्रिंट करेंगे एन बार, और इसको एक बार। तो यहाँ पर अपन अगर इसका टोटल निकाला कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5, तो ये 5 और एन कितना हो गया 2, तो ये 2n+5 आ गया, क्या आ गया 2n+5। अब मैंने बताया था जब अपन कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं कांस्टेंट को क्या कर देते हैं हटा देते हैं, फिर क्या बचा 2n। तो 2 में जो ये 2 मल्टीप्लाई ये भी क्या कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो ये इसको भी अपन क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं, तो फिर बचता हुआ n। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस फॉर लूप की क्या होगी, फॉर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी बिग, इसको क्या बोलते थे अपन बिग ओ, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी का नोटेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसके लिए एरे के लिए, या फिर फोर लूप, अपन इसको क्या बोल सकते हैं फोर लूप, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 1D एरे, क्योंकि ये अपन ने जो बनाया ये क्या 1D एरे है। तो 1D एरे और जो फोर लूप की जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये क्या हो जाएगी ओ एन हो जाएगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ओ एन, यानी कि एन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पर जो टोटल स्टेप्स है उस टोटल स्टेप्स के अंदर अभी अपन बात करें तो इसके अंदर अपन सिर्फ किसको भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर अपने रूल्स में पढ़ा था, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर किसको लेते हैं जो बिग टर्म होती है उसको ही लेते हैं, और जो कांस्टेंट होती है उसको क्या कर देते हैं हटा देते हैं, ठीक है। या फिर कांस्टेंट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1। तो अपन इसके बाद में करें तो अपने को याद रखना है कि, और यहाँ पर जो स्पेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या है एन है, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या है वो भी एन है। यहाँ पर देखें तो आइटम कितने हैं टोटल n+1 आइटम होंगे, क्योंकि एन एक तो क्या है 0 भी है, आई बराबर जो स्टार्ट करना है, ठीक है। और आई कब तक चलेगा लेस देन इक्वल एन चलेगा, तो इसके अंदर एक 0 का आइटम और एक एन तक चलेगा, तो टोटल कितना हो गया n+1 आइटम। लेकिन अपन इसको कंस्टेंट को क्या कर देते हैं हटा देते हैं, तो यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्या आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या आती है बिग, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि बिग ओ, वो क्या आएगी ओ एन आएगी, क्या आएगी बिग ओ, वो क्या आएगी एन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन इसको एक नोट लिख सकते हैं कि नोट क्या लिखेंगे कि कितने भी एलिमेंट्स हो किसके अंदर 1D एरे, 1D का एरे है उसमें कितने भी एलिमेंट्स हो उसकी जो टाइम टाइम और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कौन सा टाइम है स्पेस, टाइम एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा एन होगी, क्या होगी एन होगी, ठीक है। ये अपने को क्या है ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान रखना है। अब अपन 2D की बात करें, क्या करें 2D एरे, 2D एरे अब ये तो अपने किसकी बात की 1D एरे की बात की, अब अपन बात करते हैं किसकी 2D एरे की। तो 2D एरे है इसके अंदर अपन बात करें तो 2D अंदर के अंदर क्या होगा, तो अपन इसको ऐसे मेन
वही सेम फंक्शन, फिर इसके अंदर फिर यहाँ पर जो भी अपन इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो भी अपन कंस्टेंट वगैरह, ठीक है, जो भी अपन उसके अंदर डेटा टाइप्स लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फोर लूप बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर फोर लूप के अंदर फोर लूप बनाएंगे। 2D एरे के लिए अपन क्या करते हैं, फोर लूप के अंदर फोर लूप बनाते हैं, और फिर उस फोर लूप के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं, और इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, उसका कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लूप के अंदर लूप हो गया, ठीक है। लूप के अंदर लूप के अंदर लूप है, तो उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन यहाँ पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे निकालेंगे, ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे निकालेंगे, किसके लिए, लूप के लिए। तो यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले मेन है, इसको क्या किया, एक बार ही रन होगा। लेकिन जो लूप है अपना फोर वाला, कौन सा लूप, फोर वाला, तो ये जो फोर लूप है ये कितनी बार रन होगा, तो ये होगा n+1 के लिए, क्योंकि आई बराबर क्या है, 0 सबसे पहले, ठीक है। और जो अंदर वाला लूप होगा वो कितनी बार रन होगा, एक तो n बार रन हो ही रहा है, ठीक है, और n+1, क्योंकि इसका खुद का n+1, और ये जो लूप है ये कितनी बार होगा रन, n के लिए, तो ये जो होगा वो टोटल कितनी बार रन होगा, n कोष्टक n+1 के लिए रन होगा, और इसके जो अंदर स्टेटमेंट होंगे वो कितनी बार रन होंगे, तो वो रन होंगे टोटल n × n बार रन होंगे, क्योंकि इस लूप का n और इस लूप का n, तो जो प्रिंट टाइप आएगा वो कितना आएगा, n² टाइम आएगा। जैसे कि अपन बात करें 2D एरे के अंदर, अगर 3 का है तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 9, तो 9 एलिमेंट इसके अंदर क्या होंगे, प्रिंट होंगे, ठीक है। और फिर ये गेट सी चाहिए, ये कितनी बार रन होगा, एक बार। तो इसका जो टोटल करें अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, ठीक, तो 1+3 n+1 n² + n+n²+1, ठीक है। तो इसके अंदर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको अपन ने लिखा तो ये 2n² + 2n+6 हो जाएगा। और यहाँ पर अपन बात करें तो ये कांस्टेंट अपन क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, और अपन क्या करते हैं, ये भी कांस्टेंट रिमूव कर देंगे, और ये भी कांस्टेंट क्या कर देंगे, रिमूव, क्या बचा, n² बचा। और अपन ने बोला जो यहाँ पर सबसे बिग टर्म होती है, सिर्फ उसी को ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्या आती है, कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग एन का स्क्वायर, यानी कि बिग ओ है, बिग ओ और n², क्योंकि यहाँ पर जो हायर टर्म होगी क्या होगी, हायर वैल्यू, जो हायर वैल्यू होती है ये हायर टर्म होती है, अपन उसी को ही सब लेते हैं टाइम। ये अपने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्सिटी के रूल में बताया था, एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रूल के अंदर, ठीक है। तो ये जो अपने 2D एरे होगी, 2D एरे के लिए क्या याद रखना है कि 2D एरे के लिए 2D एरे के लिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n² होती है। अगर ऐसे 3D एरे की बात करें, 3D एरे के लिए क्या हो जाएगी, 3D के लिए n³ हो जाएगी, और 4D एरे के लिए n⁴। अब मान लो एरे m/n मैट्रिक्स का है, कितना, m/n मैट्रिक्स, m/n अगर मैट्रिक्स का एरे है तो उसके अंदर क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी m × n हो जाएगी, स्पेस की भी और टाइम की भी। और स्पेस की तो अपन सीधे से निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, अगर 3×3 की मैट्रिक्स है तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितना आएंगे, 9, तो इसकी जो स्पेस यानी कि 9 एलिमेंट स्पेस घेरेंगे, तो इसके हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, सीधा है, तो डायरेक्टली अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो मैंने बता दिया कि जो 2D एरे है उसके लिए जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n² होती है। अब अपन बात करते हैं कि लूप के अंदर और चेंज किया जाए, अदर अदर फॉर लूप के लिए जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं वो क्या क्या होती है, ठीक है। अदर फॉर लूप कॉम्प्लेक्सिटी में बात करें, ठीक है, i <n और i = i मल्टीप्लाई ऑफ 2। तो यहाँ पर जो अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस मल्टीप्लाई को अपन क्या बना देंगे, बेस बना देंगे, किसका, लूप का। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे निकालते हैं वो डेरिवेशन देख लेना, लेकिन ये याद रखना है कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसको मैं समझा भी नहीं सकता, और डेरिवेशन बड़ा होगा, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, लोग लोग n, और यहाँ पर जो बेस होएगा वो 2 हो जाएगा, जितने से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या हो जाएगा, इसके बेस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेस। जो लोग रहता है इसको क्या बोलते हैं, लोग का यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है, बेस। तो ये जो बेस होता है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, लूप के अंदर 2 को। अगर मान लो इसी में फोर लूप के अंदर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, इसका मल्टीप्लाई किया 3 का, तो इसका जो बेस हो जाएगा, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो बेस आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। तो याद रखना है कि जो लूप है, उस लूप है, उस फोर लूप में अपन जो लास्ट लिखते हैं i = i इंक्रीमेंट वाला, ठीक है, उसके अंदर जिस
से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वही क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी के लोगरिथमिक का क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, log 3n log 2n ऐसे log 4n, ठीक है। अगर क्या है i इज इक्वल टू आई इंटू 2 है तो ये होगा, i इज इक्वल टू आई इंटू 3 है तो ये होगा, और i इज इक्वल टू आई इंटू 4 है तो ये होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसके लिए फोर लूप के लिए अगर उसके अंदर क्या होता है, लूप के अंदर आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई हो जाता है कोई वैल्यू के लिए, तो ये होता है, ठीक है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मान लो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है डिवाइड, कि आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2, आई 1/2, या फिर आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 3, या आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 5, ठीक है। अगर ये हो जाता, ठीक है, तो इसके अंदर अपने कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो इसके अंदर अपने कॉम्प्लेक्सिटी होती, तो इसके अंदर जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती, ठीक है, तो उसके अंदर भी बेस होता, वो बेस क्या होता, सेम 2 हो जाता यहाँ पर कॉम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाता, बेस 3 हो जाता, और क्या हो जाता, बेस 4 हो जाता। तो जैसे अपने मल्टीप्लाई में हुआ है, ठीक है, वैसे वैसे डिवीजन में भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, याद रखना है कि जो मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं फोर लूप के अंदर, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट में, तो जो उसका भी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उस कॉम्प्लेक्सिटी में जो बेस होता है, वही उसका बेस क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो इसका नोटेशन अपन ने बताया था, ठीक है, तो नोटेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसिम्टो एसिम्टो एसिम्टोटिक नोटेशन, एसिम्टोटिक नोटेशन, ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जिस नोटेशन के द्वारा दर्शाया जाता है, ये दिखाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन बोला जाता है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जिस नोटेशन जिस नोटेशन में दिखाया जाता है, उसे उसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नोटेशन है अपने, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला अपना टाइप होता है जिसको बोलते हैं क्या, अपर बाउंड, क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, ठीक है, जो कि क्या होता है, बिग ओ होता है, क्या होता है, बिग ओ, ठीक है, जिसको ऐसे बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है अपना लोअर बाउंड, क्या होता है, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड होता है उसको अपन ओमेगा या फिर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा या फिर ओम, इससे अपन क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं एवरेज बाउंड, क्या बोलते हैं, एवरेज बाउंड, या फिर इसको बोला जाता है टाइट बाउंड, क्या बोला जाता है, टाइट बाउंड। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि जो अपन इतनी देर से जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, जिसमें टाइम और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको बिग ओ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। बिग ओ वो अपन नोटेशन के लिए यूज कर रहे थे, कि जो असिम्प्टोटिक नोटेशन होता है, जो क्या करता जाता है, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो अपर बाउंड है, ठीक है, ये क्या होता है, ये सबसे वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या होती है, सबसे वर्स्ट। जैसे कि मान लो कोई चीज अपने को आसानी से मिल जाती है, तो उसको तो बोलते हैं क्या, इजी, ठीक है। और जो सबसे मुश्किल तरीके से मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सबसे वर्स्ट। सबसे जो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कौन सी होती है, अपर बाउंड की होती है, कौन सी होती है, अपर बाउंड की होती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सबसे वर्स्ट होती है। और जो सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है लोअर बाउंड की, क्या होती है, लोअर बाउंड की। तो अपन वेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कभी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते ही नहीं है। अपन जो भी निकालते हैं किसी के लिए, ठीक है, किसी भी जैसे कि एरे हो गया, ठीक है, आगे अपन सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है, और सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे वो हमेशा किसके लिए निकालेंगे, वर्स्ट कंडीशन के लिए, क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सिंपल कंडीशन के लिए क्या होता है कि उसको निकाले नहीं निकाले, वो तो क्या है, बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, उसको अपने को फाइंड आउट करना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी एल्गोरिथम की, वो फाइंड आउट करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो अपर बाउंड होती है, वो कैसी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो उस एल्गोरिथम की क्या होती है, सबसे वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अपन ने अभी तक जो निकाले थे, ठीक है, लूप के लिए,
ठीक है, एरे के लिए वो अपन ने क्या निकाली, वो सबसे वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है, निकाली है सबसे वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। और जो अपन टाइम और स्पेस के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी यूज करते हैं, ठीक है, जनरली वो अपन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो अपर बाउंड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बिग ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है उसको क्या बोला जाता है, लोअर बाउंड, जिसको किससे ओमेगा या फिर ओम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो अपना एवरेज बाउंड या फिर टाउट बाउंड जो कि क्या बैलेंस्ड होता है, जो लोअर और अपर बाउंड के बीच, यानी कि जो बेस्ट और वर्स्ट के बीच में होती है, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज या फिर टाइट बाउंड बोला जाता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी है टाइम और स्पेस ये कंप्लीट होता है।